हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का जो पहला चैप्टर है उसे देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें जो पहला प्रश्न बन रहा है वह है कि कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? तो पुर्तगाली। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो वाणिवास। अंग्रेजों के भारत आगमन आने का जो मंतव्य क्या थे? व्यापार। फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? तो अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया? सर टॉमस रॉ। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विवाह में दहेज के रूप में। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थे? फ्रांसीसियों के। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? हुगली का। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ से के शासक से प्राप्त किया? चंद्रगिरी से। भारत में पहली जो फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो सूरत में। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? गोवा में। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी। इसके बाद भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय डी अल्मीडा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार का विस्तार था। वास्को डिगामा का स्वागत करने वाले भारतीय शासक था जमोरिन। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसियों की सफलता का कारण था अल्प राजकीय सहयोग। भारत में डचों के व्यापारिक पराजय के कारण थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमज़ोर समुद्री शक्ति। निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेन आए थे, डेनिश, उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। अगला है फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना पौंडीचेरी में था। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब किया गया? 1702 ईस्वी में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कलकत्ता में। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता अल्वारेज कैब्रल था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था अल्बुकर्क। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की? तो कोलवर्ट ने। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र थी। मुगल काल में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? 1498 ईस्वी में। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेगेंजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया? तो पुर्तगालियों ने दिया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? मछलीपट्टनम, बाकी दमन बसीन और हुगली थे। अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की? तो इसका जवाब होगा गुजरात और बिहार में स्थापित की थी। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? 1668 में। निम्नलिखित में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर नहीं था, बाकी ये सब थे। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसालों में। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम में। भारत में जितना भी कन्वर्जन हुआ है यहीं से। अब इसके बाद 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से सत्य क्या है? तो यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। अगला देखिएगा विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य का था? वह तुर्की भाषा बोल नहीं सकता था जबकि बोल सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा वास्को डिगामा के कालीकट पहुँचने पर वहाँ का शासक क्या प्रतिक्रिया थी? मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था। आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। अब यहाँ पे आगे देखेंगे डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये पुलिकट में स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनीज किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? तो 1, 2, 3 सूती वस्त्र, नील और कच्चा रेशम का। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलीत हो गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा ना। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की? सूरत। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करना है। तो डचों ने पुलिकट, इंग्लिश यानी अंग्रेज हुगली, पुर्तगीज गोवा, फ्रेंच चिंसुरा। इसके बाद देखेंगे परवर्ती 17वीं 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर क्या प्रभुत्व था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था शाहजहां।
भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? दिल्ली चेरी था। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करना है, तो पुर्तगाल का ठीक है, एस्टाडो ड इंडिया। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो अंग्रेजों ने स्थापित की। इसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा जीता, हारमुज खो दिया। 1510 में गोवा जीता और 1622 में हारमुज खो दिया। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम धागे का उत्पादन किया, डचों ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? तो भीमजी पारेख जी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया, तो भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात थे। इसके बाद फ्रांसीसियों ने किस संधि द्वारा मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया? तो एला सापेल की संधि 1749 में। अगला है 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था डचों का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र एलिजाबेथ प्रथम ने। ट्रैंकोबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था 1620 में। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में आधुनिक सत्याग्रह डिंडीगल में स्थापित हुआ था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई? चिंसुरा। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? तो ये चटगांव था। इंटरलोपर का मतलब होता है अवैध अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। अब यहाँ देखेंगे, ये 1690 में कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक ने की थी। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? सर जॉन चाइल्ड को। ठीक ना। अब मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। अंग्रेज व्यापारियों को किसने कहा था कि ये कुत्सित नीच झगड़ालू लोगों की बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो बंगाल के सूबेदार हैं शाइस्ता खान ने कही थी। इंग्लिश ईस्ट कंपनी का लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी भी था। अब इस चैप्टर जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, थोड़ा सा शुरू से भी हम लोग एक नज़र देख लेंगे। अगर आप किताब में इंटरेस्ट है तो ये किताब है एस.के. पांडे जी का है, बहुत ही अच्छा किताब है, आप इसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से वृद्धि होगी। अब यहाँ देखिए, इसके जो चैप्टर हैं, आज हम पहला आपको बता रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिएगा। पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह, ये बहुत अच्छी है। अब इसके बाद हम देखेंगे पुर्तगीज़, यहाँ देख सकते हैं अब्दुल मानिक था, गुजराती पथ प्रदर्शक था। तो 17 मई 1498 के कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह है कपक डाबू, तो वहाँ पे वास्को डी गामा का बेड़ा उतरा था। उसके बाद इधर पहला जो द्वितीय पुर्तगाली अभियान यहाँ देख सकते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में आया था 1500। अब यहाँ पे आगे हम लोग कुछ खास देख लेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। इसका कार्यकाल 1505 से 9 तक था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति, शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहता था, इसकी उसने शुरुआत की थी। ठीक है, कुछ और है इसके खास। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है 1509 से 15 तक। अब इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था और 1510 में अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के जो आदिलशाही सुल्तान से गोवा को छीना था। और भी ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने यहाँ पे की। इसके बाद नीनो डुब गुन्हा आते हैं 1529 से लेके 38 तक, और धीरे धीरे आर्मेडा काफिला, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जब क्लास होगी तभी से स्पेशल पढ़ाएंगे। एक आपको दिखाना चाहते थे डच के बारे में। डच जो है नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी हैं। वर्तमान में जो नीदरलैंड है वो यहाँ के निवासी माने जाते थे। तो आप देख सकते हैं इनके बारे में भी। ये किताब काफ़ी अच्छी है और ख़ासकर फैक्ट के हिसाब से भी और आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ लीजिए। वो डच थे, ये डेन है। तो अंग्रेज़ों के बाद डेन आए थे 1616 ईस्वी में। तंजौर जिले के टोंक के बारे में 1620 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये कुछ फ्रांसीसियों के बारे में। और यहाँ देख सकते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। फिर सेंट थॉमे का युद्ध हुआ था 1748। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। कर्नाटक का दूसरा युद्ध क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था, 49 से 54 के बीच। अंबुर का युद्ध कब हुआ। तो ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इस किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से हैं। पॉन्डिचेरी की संधि हुई थी, फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है, फिर अंतिम में आप देखेंगे वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760। फिर पेरिस की संधि होती है। अब पेरिस की संधि के बाद भारत से फ्रांसीसी सिर्फ अब व्यापारी रह चुके थे, ठीक ना, अंग्रेज़ों के कंपटीटर नहीं रह गए।
थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद हो तो इस किताब को ज़रूर आप सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए ज़रूर खरीदिए।